हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। शुरू करते हैं आज का लेक्चर जिसमें हम लोग सीखने वाले हैं केमिकल थर्मोडायनेमिक्स के नेक्स्ट पॉइंट्स। वर्क डन इन अ केमिकल रिएक्शन, यहां से शुरुआत करते हैं। हम सबको पता है कि वर्क डन W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। ठीक है, डेल्टा V मतलब क्या, चेंज इन वॉल्यूम। और किसी भी चीज का चेंज कैसा होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहाँ पे क्या आएगा, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1। ये P एक्सटर्नल लिखने के बदले सिर्फ P लिखेंगे तो भी चल जाएगा, बात तो एक ही है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में फिर हम लोग एक्सटर्नल का EX नहीं लिखेंगे, ऐसे कंटिन्यू करेंगे। वर्क डन इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर दो, माइनस P इंटू V2 माइनस ऑफ माइनस प्लस P V1। और हमको एक बात पता है कि बाय आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT। हमने ये चीज लास्ट लेक्चर में भी यूज की थी, आज फिर यूज कर रहे हैं। PV इज इक्वल टू nRT, देयरफॉर PV1 इज इक्वल टू N1RT एंड PV2 इज इक्वल टू N2RT। ठीक है, यहां तक ब्रैकेट ले लेते हैं। अभी क्या करेंगे, ये चीजें यहाँ पे डाल देंगे, ये टर्म्स को यहाँ पे डाल देंगे। ओके, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस PV2, कौन है PV2, N2RT, N2RT प्लस PV1, कौन है PV1, N1RT। ठीक है, अगर हम इसको RT बाहर निकाल ले तो क्या बनेगा, W इज इक्वल टू RT बाहर आ गया और अंदर बचा माइनस N2 प्लस N1। ठीक है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं बच्चों, माइनस N2 प्लस N1 है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, माइनस को बाहर निकाल लेने से क्या मिलेगा, ये जो माइनस है इसको बाहर निकाल लो, क्या मिलेगा, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस RT। अंदर क्या बचा, इसका माइनस हट गया तो बचा सिर्फ N2। ये प्लस है, माइनस ऑफ माइनस प्लस होता है, तो ये प्लस में से एक माइनस बाहर निकाल लो, बचेगा, है ना। तो क्या लिख सकते हैं इसको, W इज इक्वल टू माइनस RT इंटू डेल्टा N, पर कौन सा डेल्टा N, Ng, आपको याद है, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। या फिर इसको डेल्टा N को पहले लिख लो, एक ही बात है, आपकी मर्जी है भाई, जैसा लिखना चाहो लिख सकते हो। W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा Ng RT, दोनों का मीनिंग तो सेम है, लिख लीजिए। अभी एक बात सोच के देखते हैं, अगर मैं डेल्टा Ng का वैल्यू पॉजिटिव लूंगा तो माइनस इंटू प्लस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा। इफ डेल्टा Ng इज पॉजिटिव देयरफॉर वर्क इज नेगेटिव। बात समझ में आई क्या, अगर डेल्टा Ng का वैल्यू पॉजिटिव में आएगा तो माइनस इंटू प्लस क्या होगा, माइनस ही होगा, तो वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा। इसका एक एग्जांपल लेते हैं कि डेल्टा Ng पॉजिटिव कब आएगा। ठीक है, मतलब क्या ले सकते हैं, देखो समझो मैंने एक एग्जांपल लिया, ये CO का नहीं लेते हैं, समझो मैंने एक एग्जांपल लिया, x प्लस वाई गिव्स 5z। ठीक है, x प्लस वाई गिव्स 5z, x नाम का एक मॉलिक्यूल है, y नाम का एक मॉलिक्यूल है, दोनों रिएक्ट करके 5z बना रहे हैं। अगर यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, ऐसा मानो कि सभी लोग गैस हैं। हम लोग क्या बोल रहे हैं, डेल्टा Ng का मतलब क्या है, चेंज इन नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ना। तो ऐसा अज्यूम करो कि सब लोग गैस हैं, हर बार हर रिएक्शन में हर रिएक्टेंट हर प्रोडक्ट गैस नहीं होता, पर फिर भी ऐसा अज्यूम कीजिए कि यहाँ पे सभी लोग गैस हैं। फिर क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कितना है, 1 + 1 2, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितना है, 5। तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट मतलब N2 माइनस N1 मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, 5 - 2 कितना आया, 3। तो डेल्टा Ng का वैल्यू कितना आया, 3 + 3। तो इस केस में क्या समझ सकते हैं हम लोग कि दो मॉलिक्यूल लेके 5 बनाए जा रहे हैं, मतलब चीज एक्सपैंड हो रही है कि कंप्रेस हो रही है। सोच के देखो, दो मोल, ये सारे गैस पकड़े हमने ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, दो गैस मॉलिक्यूल्स मिलके 5 में टूट रहे हैं, मतलब 2 से 5 बन रहे हैं, मतलब बड़ा हो रहा है ना, मतलब सिस्टम एक्सपैंड हो रहा है। और सिस्टम एक्सपैंड होने का मतलब क्या है, सिस्टम ने सराउंडिंग पे वर्क किया। सिंपल बात देखो, सिस्टम एक्सपैंड होगा मतलब सराउंडिंग को कंप्रेस होना पड़ेगा, सिंपल बात है, सिस्टम एक्सपैंड होगा मतलब सराउंडिंग को कंप्रेस होना पड़ेगा। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल थे, यहाँ पे 5 बन गए, मतलब सिस्टम इज गेटिंग एक्सपेंडेड, मींस सराउंडिंग हैज टू गेट कंप्रेस्ड। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? मुद्दा क्या है, यहाँ पे डेल्टा Ng का वैल्यू पॉजिटिव है तो वर्क डन नेगेटिव क्यों हुआ,
क्योंकि 2 मॉलिक्यूल से 5 बने, मतलब सिस्टम हुआ एक्सपेंड, सिस्टम ने सराउंडिंग पे वर्क किया और उसको हम लोग हमेशा नेगेटिव पकड़ते हैं, वही तो बोल रहा हूँ। और फॉर्मूला से भी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। ये एक एग्जांपल हो गया किसके लिए, फर्स्ट केस के लिए, इफ डेल्टा एन जी इज पॉजिटिव, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल किसके लिए लेंगे, इफ डेल्टा एन जी इज नेगेटिव, इफ डेल्टा एन जी इज नेगेटिव देयरफॉर वर्क डन इज, देखो यहां माइनस साइन पहले से, यहां डेल्टा एन जी भी अगर नेगेटिव होगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और उस वजह से क्या होगा, वर्क डन पॉजिटिव हो गया। एग्जांपल ले लें, समझो वही रिएक्शन को उल्टा कर दो, क्या मिलेगा, 5z gives 1x plus 1y, मतलब रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 5, प्रोडक्ट के कितने हैं, 2, मतलब चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट है 2 माइनस 5 करेंगे -3 आएगा। -3 का क्या मतलब है, 5 मॉलिक्यूल थे वो कंप्रेस होंगे तभी तो 2 बनेंगे ना, 5 वाला एक्सपैंड होगा तो 5 से ज्यादा बनेगा, कंप्रेस होगा तो 5 से कम बनेगा, तो 5 थे 2 बन गए, मतलब कंप्रेस हो गया, और कंप्रेस होने की वजह से वर्क डन क्या होगा, अगर सिस्टम कंप्रेस हो रहा है मतलब क्या, सराउंडिंग ने सिस्टम पे वर्क किया तभी तो, सराउंडिंग सिस्टम को दबाएगा तभी तो कंप्रेस होगा, मतलब वर्क डन क्या हुआ, बड़े भाई ने छोटे भाई को मारा, मतलब वर्क डन इज पॉजिटिव। समझ में आ रहा है, तो यहाँ वर्क डन पॉजिटिव फॉर्मूला के हिसाब से भी होगा, माइनस यहाँ ऑलरेडी है और डेल्टा एन जी का वैल्यू क्या है, -3, तो माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, कब वर्क डन पॉजिटिव कब वर्क डन नेगेटिव, ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स के। अच्छा, अभी किसी के दिमाग में ये भी आ सकता है कि सर अगर ऐसा है तो फिर सर जो रिएक्शन में कोई नंबर ऑफ मोल्स नहीं चेंज होगा वहां क्या करेंगे, एग्जांपल ले लो, 1x plus 2y gives 3z, है ना, 1x plus 2y gives 3z, तो रिएक्टेंट का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ मोल कितना हो गया, 3 हो गया, प्रोडक्ट का कितना हो गया, 3 हो गया, तो डेल्टा एन जी का वैल्यू क्या है, 0 आया, और अगर वैल्यू 0 आएगा तो क्या होगा, वर्क डन 0 हो जाएगा, मतलब ऐसा माना जाएगा कि कोई वर्क डन नहीं हुआ है। समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रही है क्या कंसेप्ट, इफ डेल्टा एन जी इज 0 therefore work done is also 0, means no work is done by the system, neither done by the system nor done on the system, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, कुछ नहीं है, मतलब कोई वर्क हुआ ही नहीं, ना उसके द्वारा ना उस पे, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ, कौन सा वाला फॉर्मूला अप्लाई किया अपन ने तीनों के लिए, W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एन जी आर टी, यहाँ पे डेल्टा एन जी का वैल्यू डाल के देख लिया हमने, 3 केसेस समझ गए हमको। देखो बच्चों क्या होता है, कोई भी चीज़ पढ़ने का 2 तरीका है, एक याद कर लीजिए और दूसरा समझ लीजिए, तो समझने में जो मज़ा है वो याद करने में नहीं है। कोई भी चीज़ समझ के सीखोगे तो बड़ा मज़ा आएगा, लाइफ लॉन्ग याद रहेगी। मेरे को बहुत सारे कंसेप्ट है जो मैंने मेरे 11th-12th में सीखे थे या 9th-10th में सीखे थे, अभी भी वर्ड टू वर्ड बता सकता हूँ, कोई एक्स्ट्रा मेमोरी पावर लेके नहीं पैदा हुआ हूँ, और मैं तो कुछ नहीं हूँ, आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं, पर बोलने का मतलब सिर्फ ये है कि हम अगर कोई चीज़ ध्यान से करें, समझने के लिए करें, नॉलेज लेने के लिए, मज़ा ही कुछ और है, ज़िंदगी भर याद रहेगी, याद करना नहीं पड़ेगा, और वो एग्जाम में लिखने का मज़ा भी अलग आएगा, क्योंकि आपको नॉलेज यहाँ और यहाँ दोनों जगह बैठ चुका है, एक्सप्रेस करने का मज़ा ही अलग आएगा। शुरू करते हैं, एंथैल्पीज ऑफ फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे पहली बात, फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, स्टेट ऑफ मैटर बदलना मतलब फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, और यहाँ पे हम लोग देखेंगे एटॉमिक और मॉलिक्यूलर चेंज। पॉइंट टू बी नोटेड क्या है माय लॉर्ड, एंथैल्पी का मतलब क्या होता है, एनर्जी अकम्पनीड इन अ प्रोसेस, मतलब इन्वॉल्व इन अ प्रोसेस, लिया होगा तो भी चलेगा, एनर्जी दिया होगा तो भी चलेगा, दोनों लेना और देना, एनर्जी का एब्जॉर्प्शन या इवोल्यूशन, इवोल्यूशन यानी बाहर फेंकना, एनर्जी इज इवॉल्व या फिर एनर्जी इज इवॉल्व, हाँ इवोल्यूशन, तो दोनों चीजों को बोलते हैं एंथैल्पी। और एंथैल्पी ऑफ फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग सीखेंगे स्टेट ऑफ मैटर चेंज होने से जो एनर्जी ली जाती है या दी जाती है उसका क्या मीनिंग है और उसको क्या बोलते हैं। जैसे पहला है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन शब्द का अर्थ है सॉलिड से लिक्विड हो जाना। जब भी हम लोग बोलते हैं, देखो हमारे घर में लाइट चली जाती है और आजू बाजू वालों के घर में लाइट है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि शायद फ्यूज उड़ गया। एक्चुअली फ्यूज उड़ गया ये शब्द सही नहीं है, फ्यूज हो गया। एक वायर होता है, हमारा सारा वायरिंग जो होता है वो कॉपर से होता है, और बीच में अगर लेड का अगर एक वायर डाल दिया जाए, वो कटआउट होता है, आपने देखा होगा निकालने का, ऐसे निकालने वाला चीज होता है, उसमें एक लेड का वायर होता है। हाई वोल्टेज करंट आने से लेड का मेल्टिंग पॉइंट कॉपर से कम होता है, तो हाई वोल्टेज करंट कभी आता है तो मेल्ट हो जाता है वो, ताकि हमारे घर में जो इक्विपमेंट्स हैं वो बर्बाद ना हो,
उसको बोलते हैं फ्यूज, उस वायर को बोलते हैं फ्यूज, ठीक है। तो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन मतलब सॉलिड से लिक्विड होने का एनर्जी, इसको बोलते हैं फ्यूजन, ठीक है। आगे सॉलिड से लिक्विड बनना मतलब फ्यूजन, वेपराइजेशन मतलब लिक्विड से गैस बनना मतलब वेपराइजेशन, सब्लिमेशन यानी सॉलिड से डायरेक्ट गैस बनना विदाउट एंटरिंग द लिक्विड फेज, इसको बोलते हैं सब्लिमेशन। अब पॉइंट क्या है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्या होगा? एंथैल्पी शब्द का अर्थ क्या है? एनर्जी अकम्पनीड इन अ प्रोसेस। पर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन मतलब वो एनर्जी, टेक्स्ट बुक में ये चीज को 2-3 पेज में दिया गया है, पर बहुत सिंपल है, बहुत मजेदार कंसेप्ट है, ऐसे याद रहने वाले कंसेप्ट है, ध्यान दीजिएगा। एक मोल सॉलिड को मेल्ट करके लिक्विड बनाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है या अकम्पनीड इन अ प्रोसेस होती है, उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। बात खत्म। व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्जन ऑफ 1 मोल ऑफ सॉलिड टू लिक्विड is called as enthalpy of fusion। वैसे ही enthalpy of vaporization क्या होगा? लिक्विड से गैस बनाना मतलब vaporization। तो amount of energy accompanied in a process of converting 1 mole of a liquid into gas is called as enthalpy of vaporization। और solid से direct गैस बनाना है तो solid से directly गैस में 1 mole substance को ले जाने की जो एनर्जी है उसको बोलेंगे enthalpy of sublimation। अब एक मजेदार चीज बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। अगर इसके लिए एनर्जी लगती है x और इसके लिए लगती है y, तो सब्लिमेशन z होगा तो z वुड बी x प्लस वाई। क्योंकि हाँ, माना कि दुनिया में ऐसे कुछ सब्सटेंसेस हैं जो बिना लिक्विड बने डायरेक्ट सॉलिड से गैस जाते हैं, पर एनर्जी उतनी ज्यादा लगती है ना। एनर्जी का कोई शॉर्टकट नहीं है, सिर्फ सॉलिड से डायरेक्ट गैस जाते हैं, सॉलिड से लिक्विड नहीं बनते। ऐसा अज्यूम करो कि मेरे पास एक सब्सटेंस है ए नाम का, जो सॉलिड से पहले बनता है लिक्विड, फिर लिक्विड से बनता है गैस, ठीक है। ए जब लिक्विड बना, या ए नहीं लिखते हैं, सॉलिड लिख लेते हैं। सॉलिड जब लिक्विड बना उसके लिए एनर्जी लगी x, और लिक्विड जब गैस बना तो एनर्जी लगी y। वही सब्सटेंस अगर सब्लिमेट हो, सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन जाए, तो उसके लिए एनर्जी लगेगी x प्लस वाई। बात समझ में आ रही है? एनर्जी ऐड हो जाएगी बच्चों, क्लियर? 1 मोल का ही बात चालू है, भले वो सॉलिड से लिक्विड हो, लिक्विड से गैस हो, या सॉलिड से डायरेक्ट गैस हो। अब सिंपल बात है ना यार, 100 मीटर भागने को जितनी मेहनत लगेगी, एनर्जी खर्च होगी, उसकी डबल 200 मीटर को लगती है कि नहीं लगती? तो ये पॉइंट है x, यहां से आप 100 मीटर भागे y तक, तो एनर्जी आपको कुछ लगी होगी। फिर y से और 100 मीटर भागे z तक, तो एनर्जी कुछ और लगी होगी। तो ये जो टोटल एनर्जी x से बिना y पे रुके z तक भागे, तो दिस प्लस दिस वुड बी द टोटल एनर्जी। सिंपल, x से लेके z पे पहुंचने की एनर्जी वुड बी द सम ऑफ दीस टू। गेटिंग दिस? आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एंथैल्पीज फॉर एटॉमिक और मॉलिक्यूलर चेंज। यहां पे हम लोगों ने क्या देखा? सिर्फ फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब सिर्फ स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो रहा है उसकी बात देखी। अभी देख रहे हैं एंथैल्पीज फॉर एटॉमिक और मॉलिक्यूलर चेंज। अच्छा, यहाँ पे जब आपको बोला जा रहा है एंथैल्पी, तो आपको मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूं कि एंथैल्पी डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग चेंज इन एंथैल्पी कैलकुलेट करते हैं। जैसे चेंज इन एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन होगा तो चेंज मतलब डेल्टा, H मतलब एंथैल्पी, और फ्यूजन को FUS ऐसा लिखते हैं, डेल्टा H ऑफ फ्यूजन। इसको क्या लिखेंगे? डेल्टा H ऑफ वेपराइजेशन। इसको क्या लिखेंगे? डेल्टा H ऑफ सब्लिमेशन। इतना सिंपल है, देखो बच्चों, सिंबल देना। डेल्टा मतलब चेंज, H मतलब एंथैल्पी, और सब्लिमेशन वेपराइजेशन फ्यूजन, जो भी आपका पॉइंट है उसके हिसाब से नाम दे दो, ठीक है। इसका नाम है एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन। इसका सिंबल क्या होगा? कंसेप्ट आगे बताता हूं। डेल्टा मतलब चेंज, H मतलब एंथैल्पी, और यहां पे लिख देंगे आयन। हो गया चेंज इन एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन। दिस इज एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, डेल्टा H, एटम लिख देंगे, एटमाइजेशन। यहां क्या करेंगे? डेल्टा H, सॉल्यूशन लिख देंगे, बात खत्म। SOL लिख दिया। बात समझ में आ रही है क्या बोलना चाहता हूं? एक सेकेंड, ये थोड़ा ऊपर लिख देता हूं। आर यू गेटिंग दिस? इतना सिंपल है नाम देना। ये पहले 3 तो देख लिए, अभी ये 3 का बात करते हैं। एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन। शन का क्या मतलब होता है? एडिशन और फॉर्मेशन ऑफ। आयोनाइजेशन मतलब क्या होता है बच्चों? जब भी कोई सब्सटेंस एक इलेक्ट्रॉन बाहर फेंकता है, एक या एक से ज्यादा, जब भी कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन बाहर फेंकता है तो पॉजिटिव आयन बनता है, उसको बोलते हैं आयनाइजेशन। उस प्रोसेस को बोलते हैं आयनाइजेशन। तो एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन मतलब क्या? एक मोल सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन देके आयंस में कन्वर्ट होने के लिए जो एनर्जी अकम्पनीड होगी, चाहिए होगी या डोनेट की होगी, डजंट मैटर, एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व्ड, डजंट मैटर। एंथैल्पी मतलब एनर्जी अकम्पनीड फॉर अ प्रोसेस इन व्हिच 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस अंडरगोज आयनाइजेशन। सेकंड पॉइंट,
एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। अच्छा, एटमाइजेशन का मतलब तो फिर हुआ फॉर्मेशन ऑफ एटम, पर हम तो एटम नहीं बना सकते, इंसान तो इतने बड़े पराक्रमी हुए नहीं है कि एटम बना सकें। नेचर बना सकता है, भगवान बना सकते हैं, तो फिर एटमाइजेशन मतलब क्या होगा, जब एक मॉलिक्यूल है, समझो मेरे पास H2 मॉलिक्यूल है, इसका टुकड़ा होके 2 हाइड्रोजन एटम्स बनेगा ना, इस प्रोसेस को भी तो एटमाइजेशन बोल सकते हैं ना, बिकॉज एटम इज गेटिंग फॉर्म्ड। बाकी तो फ्रॉम नोवेयर, जैसे नेचर बना देता है फ्रॉम नोवेयर अचानक H2 गैस, हम नहीं बना सकते, या HH एटम्स हम नहीं बना सकते। H2 को तोड़ के बना सकते हैं, वाटर है H2O है, उसको तोड़ के भी बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? H+H+O, है कि नहीं? इसको भी तो एटमाइजेशन ही बोलेंगे। तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन मतलब क्या, एक मोल सब्सटेंस को तोड़ के जो एटम बनेंगे उसको लगने वाली एनर्जी, उस प्रोसेस में अकम्पनीड एनर्जी। और लास्ट है इस सीरीज में, ये जो ये बोर्ड पे लिखे हैं उसमें लास्ट है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों? जब कोई सोल्यूट किसी सॉल्वेंट से मिक्स हो जाता है, सॉल्वेंट हमेशा एक ही होगा, सोल्यूट एक या एक से ज्यादा हो सकता है, मतलब मिनिमम 2 लोग चाहिए सॉल्यूशन बनाने को, और मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। तो जब कम से कम 2 लोग मिक्स होंगे, तो वो जब मिक्स होंगे या तो मिक्स होते हुए हीट बाहर से एब्जॉर्ब करेंगे, या तो हीट बाहर इवॉल्व करेंगे, रिलीज करेंगे, जो भी करेंगे। एब्जॉर्ब करना, रिलीज और इवॉल्व एक ही है, ठीक है? तो दोनों में से जो भी करेगा, एनर्जी में चेंज आएगा ना, तो उसको बोलेगा एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, सॉल्यूशन का एंथैल्पी देखते हुए ना 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। ये तो आप समझ गए एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन मतलब क्या। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन मतलब 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस जब मिलके सॉल्यूशन बना रहा है तब बोलेगा एनर्जी अकम्पनीड, उसको बोलेगा एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। पर एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन में 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। 3 अलग अलग एनर्जीज होती हैं जिनका फिर हमको एवरेज लेके टोटल एनर्जी लिखना होता है। पहला एनर्जी क्या है, जब सोल्यूट से मिक्स होगा, सोल्यूट के कांटेक्ट में आएगा तभी हो सकता है। जिगरी दोस्त हो तो गले मिले, है कि नहीं? दुश्मन हो तो झगड़ा करें। ये एग्जांपल दे रहा हूं एनर्जी के फॉर्म में। जब 2 सोल्यूट मॉलिक्यूल्स मिलेंगे तो या तो हीट एब्जॉर्ब होगी या तो हीट रिलीज होगी, एक केस। 2 सॉल्वेंट मिलेंगे तो भी हीट एब्जॉर्ब हो सकती है, रिलीज भी हो सकती है। एक सोल्यूट एक सॉल्वेंट मिलेगा तब भी हीट एब्जॉर्ब या रिलीज हो सकती है, या कुछ भी नहीं होगा, ये भी हो सकता है। उन सारी सिचुएशंस को ऐड करके एवरेज मार के जो मिलेगा दैट वुड बी एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। बात समझ में आ गई? तो आगे चलते हैं, थर्मोकेमिस्ट्री के बारे में डिस्कशन करते हैं। थर्मोकेमिस्ट्री क्या होगा, नाम में ही सब कुछ है। थर्म मतलब हीट और केमिस्ट्री मतलब तो आपको पता ही है। तो थर्मोकेमिस्ट्री मतलब क्या, केमिस्ट्री इन विच वी आर डिस्कसिंग हीट एक्सचेंज्ड और एनर्जी एक्सचेंज्ड, मतलब इन शॉर्ट एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का बात कर रहे हैं, है कि नहीं? क्योंकि केमिस्ट्री में तो रिएक्शन ही है ना, और क्या है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। समझो मेरे पास एक सुंदर सा रिएक्शन है, A plus B gives C plus D, A plus B gives C plus D। A और B क्या है बच्चों, रिएक्टेंट्स हैं, C और D क्या है, प्रोडक्ट्स हैं। सोचो जैसे हम लोग बोलते हैं ना 2A 5B, वैसा वहां पे लिख रहा हूं स्मॉल a स्मॉल b। स्मॉल लेटर्स क्या है, नंबर ऑफ एटम्स, या इसको क्या बोल सकते हैं, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स, ठीक है? तो यहाँ पे अगर आपको बोला जाए कि चेंज इन एंथैल्पी निकालो, तो कैसे निकालोगे, डेल्टा H, दैट इज चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे हेडिंग क्या दिया है, रिएक्शन का। एक बात यहाँ बतानी और आपको समझनी बहुत जरूरी है, इन्हें बतानी आपने समझनी। अब तक जितनी एंथैल्पीज देखी वो 1 मोल के पीछे पड़े थे। यहाँ रिएक्शन का बात है तो 1 मोल हो या 100 मोल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरे रिएक्शन का बात है। जब इंडिविजुअल एंथैल्पी निकालोगे, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन, आगे लिखेंगे कंबशन, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, तब 1 मोल कंपलसरी है। पर जब पूरे रिएक्शन का बात कर रहे हो तो 1 मोल का इधर कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। वहां पे सारे चेंज इन एंथैल्पीज का यूनिट हमेशा किलो जूल पर मोल होगा, और यहाँ सिर्फ किलो जूल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ 1 मोल का तो कोई वास्ता ही नहीं है, यहाँ पे पूरे रिएक्शन का बात कर रहे हैं तो 1 मोल कहां से आएगा, समझे? डेल्टा H, या मैं इसको लिख देता हूं ऐसे, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, कभी भी कोई चीज का चेंज कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो यहाँ प्रोडक्ट ये है माइनस ये है, दो प्रोडक्ट हैं, दो रिएक्टेंट है, तो बोलेंगे समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे क्या बोलेगा, समेशन एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट मतलब फाइनल माइनस समेशन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। अब यहाँ पे कौन है, ये है, ये है, ये, ठीक है? प्रोडक्ट का बात करते हैं।
डेल्टा एच ऑफ, सिर्फ आर लिख रहा हूं अभी, रिएक्शन समझ लीजिए। समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट मतलब यहां पे ऐड करना है, प्लस करना होगा किसको, इसकी एंथैल्पी को प्लस इसकी। एक सी की चेंज इन एंथैल्पी जो होगी या एक सी की जो एंथैल्पी होगी उसको मैं बोलूंगा एच ऑफ सी। ठीक है, और ये कितने मॉलिक्यूल्स है, सी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो यहां पे सी आएगा। कुछ बुक्स में यहां पे ऐसे लिखा जाता है, मैंने यहां पे सिर्फ सी लिखा, कुछ बुक्स में यहां ऐसे लिखा जाता है, समझ गए। यहां क्या आएगा, डी इंटू चेंज इन एंथैल्पी ऑफ डी, गॉट इट। दिस इज समेशन एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस समेशन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। क्या आएगा, रिएक्टेंट कौन है, ए और बी, तो यहां पे ए इंटू डेल्टा एच ऑफ ए प्लस बी इंटू डेल्टा एच ऑफ बी। ये स्मॉल लेटर्स क्यों मल्टीप्लाई किए, क्योंकि एक मोल का यहाँ पे वैल्यू दिया होगा ना, सी का, डी का, ए का, बी का, तो जितने मोल्स हैं, जितने मॉलिक्यूल्स हैं, उसके हिसाब से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वरना एक्यूरेट आंसर कभी नहीं आ सकता। समझ रहे हैं क्या, हमेशा चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ऐसे ही होगा। अब एक और बात आपको बता देता हूं, मैंने आपको बोल दिया कि कुछ बुक्स में डेल्टा एच ऑफ सी, डेल्टा एच ऑफ डी ऐसा लिखा होगा, कुछ बुक्स में सिर्फ एच लिखा होगा, बात एक ही है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अभी अगर डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव आए, डेल्टा एच नेगेटिव आए, तो प्रोसेस क्या है, एक्सोथर्मिक है। याद करो, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है, डेल्टा एच अगर नेगेटिव आए तो एक्सोथर्मिक है, हीट बाहर फेंक रहा है इसीलिए नेगेटिव आ रही है। ठीक है, डेल्टा एच अगर पॉजिटिव आए तो प्रोसेस क्या है, हीट अंदर लिया है तभी तो हीट बढ़ गई, या एंथैल्पी चेंज हो गया, इंक्रीज हो गई एंथैल्पी, तो क्या बोलेगा, एंडोथर्मिक। और अगर डेल्टा एच का वैल्यू जीरो आ रहा है, अगर डेल्टा एच का वैल्यू जीरो आ रहा है, मतलब क्या, नाइदर हीट इज इवॉल्विंग और रिलीज नॉर हीट इज एब्जॉर्ब्ड। मतलब वो सिचुएशन क्या है, डेल्टा एच का वैल्यू जीरो आने का मतलब क्या है, ना हीट ली गई ना हीट दी गई, मतलब इन शॉर्ट ऑलमोस्ट कोई प्रोडक्ट नहीं बना या फिर कोई एनर्जी एक्सचेंज नहीं हुई, मतलब इन शॉर्ट वर्क डन नहीं हुआ। ऐसे भी मैक्सिमम केसेस में होता है, हमेशा ऐसा नहीं होता है कि डेल्टा एच का वैल्यू जीरो का मतलब है नॉट वर्क इज नॉट डन, पर मोस्टली यही होता है। ठीक है, बाकी का हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, तब तक के लिए बाय बाय। रिवाइज करते रहिए क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है 11th-12th के लिए, एंट्रेंस के लिए, जेई नीट एनडीए जो भी आप एंट्रेंस दे रहे हो, सीईटी जो भी, उसके लिए भी, प्लस साथ में अगर आप इंजीनियरिंग में जा रहे हो तो थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट ईयर में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ऑलमोस्ट आधा सब्जेक्ट होता है, इतना इंपॉर्टेंट।